हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए स्पेशल क्वेश्चंस का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि एक पारसेक जो कि तारों संबंधित दूरियों को मापने का मात्रक होता है, ये किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पारसेक होता क्या है। तो पारसेक जो है वो लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष की भांति खगोलीय दूरियों को मापने का एक मात्रक या फिर पैमाना होता है। और अगर बात की जाए कि एक पारसेक जो है वो किसके बराबर होता है, तो एक पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये एक पारसेक की वैल्यू होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। एक पारसेक जो है वो 3.25 लाइट ईयर के इक्वल होता है। तो अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं या फिर ऊर्जा किसको बोलते हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ पर बात आई है यांत्रिक ऊर्जा की, तो इसका एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो एक जूल होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। और ये जो है एक सदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता की इकाई। तो बिल्कुल सही दिया गया है। हम जानते हैं कि डेसिबल जो होता है उसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट आपको दिया गया है हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई। तो ये भी बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर जो होती है वो शक्ति की इकाई होती है। ऑप्शन सी में दिया गया है समुद्री मील, जो कि दूरी की इकाई आपको बताई गई है। तो नॉटिकल मील जो होती है ये डिस्टेंस को मेजर करने की एक यूनिट होती है, हम जानते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। तो ये जो है यहाँ पे गलत हो जाता है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम जानते हैं कि सेल्सियस जो होता है ये ताप को मापने की इकाई होती है, जबकि बाकी सभी ऑप्शंस सही है। तो यहाँ पे जो सेल्सियस वाला है ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए। यहाँ पर जो है आप लोगों को मेरी डेली 2 लाइव स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जो कि डेडिकेटेड होती है आपके कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली जो है प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको वहाँ पे आसानी से रजिस्टर करके आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग मेरा यूज़र नेम सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को जो है मेरे यूज़र नेम की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप मुझे यहाँ पे फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को जो है मेरी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के द्वारा जो है एक नया बैच शुरू किया जा रहा है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी के लिए। डिटेल बैच कोर्स होने वाला है, कंप्लीट सिलेबस और पेपर पैटर्न आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। अग्निपथ बैच जो कि आपका 15 दिसंबर यानी कि कल से शुरू हो रहा है और डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें इनरोल कर सकते हो। और इनरोल करने के टाइम आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को इस कोर्स में 10% का ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग कोई भी स्पेशल क्लास को अनलॉक करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग जो है ये कोड यूज़ कर सकते हो। तो इसकी भी लिंक जो है वो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि ऑप्शंस दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित है
और इसका स्थापना जो है वो 1951 यानी कि 1951 में की गई थी। और ये जो है वो एक बाघ संरक्षित केंद्र है या फिर बाघ संरक्षित क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है इस प्रकार से इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अंकोर वाट मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंकोर वाट। तो ऑप्शंस दिए गए हैं थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया या फिर म्यांमार। तो अंकोर वाट मंदिर जो है ये आपके कंबोडिया में स्थित हिंदू धर्म से संबंधित भगवान विष्णु का जो है एक मंदिर है। और इसका निर्माण जो है वो द्रविड़ शैली में सूर्यवर्मन द्वितीय और जयवर्मन सप्तम के द्वारा करवाया गया था। और ये लगभग जो है 1112 से लेकर के 1153 ईस्वी के मध्य में निर्मित हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है अंकोर वाट मंदिर, जो कि आपके कंबोडिया में स्थित है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किस खेल से बटरफ्लाई शब्द जो है ये जुड़ा हुआ है। तो बटरफ्लाई शब्द जो है ये कौन से खेल से रिलेटेड है ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर तैराकी। तो बटरफ्लाई वर्ड जो है ये आपका स्विमिंग से रिलेटेड है, यानी कि तैराकी से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तैराकी यानी कि स्विमिंग। और अगर बात की जाए स्विमिंग में और कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो इसमें फ्री स्टाइल, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक या फिर जैन जो वर्ड जो है ये भी आपके तैराकी यानी कि स्विमिंग से ही रिलेटेड हैं। तो इनको भी आप लोग जो है ध्यान में रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं लोकसभा, राज्यसभा, किसी एक सदन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब राज्यसभा में बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तब लोकसभा में जो है ये प्रस्ताव भेजा जाता है। और जहाँ पर जो है लोकसभा के सहमत होने के बाद में जो है जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको अपने पद से मतलब कि मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि उनको अपना पद जो है वो त्यागना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे जो है आपको जनरल साइंस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कहलाता है। तो विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, तो यही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या फिर मोटर। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर। क्योंकि जनरेटर जो है ये विद्युत प्रवाह पैदा करने वाला एक यंत्र होता है। और यहाँ पे जो है क्या होता है जनरेटर में, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा जो मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और एमीटर जो है ये विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से क्या सूर्य के प्रकाश को सीधे रूपायित करने के काम में आता है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रकाश वोल्टीय सेल, सौर ऊष्मा सेल, जैव गैस उत्पादन या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों। तो प्रकाश वोल्टीय सेल और सौर ऊष्मा सेल जो है ये दोनों ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर के सिद्धांत पर जो है काम करता है, यानी कि जो फोटोवोल्टिक सेल होता है ये आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर से बताइएगा। साथ ही आप लोगों का स्कोर कितना रहता है ये भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि वह थर्मामीटर जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने में प्रयोग में लिया जाता है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या फिर वाष्प दाब थर्मामीटर। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो होता है ये वह थर्मामीटर होता है जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और ये जो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है ये उन स्थानों में ताप को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है जहाँ पर हमारा पहुँचना या फिर उन स्थानों को छूना जो है वो हमारे संभव में ना हो। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, यानी कि पूर्ण विकिरण पायरोमीटर।
अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टेकियोमीटर दाबांतर या फिर पायरोमीटर उच्च ताप। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है टेकियोमीटर दाबांतर। तो टेकियोमीटर जो होता है इसके द्वारा प्रेशर डिफरेंस नहीं मापा जाता है, यानी कि दाब के अंतर को नहीं मापा जाता। टेकियोमीटर जो होता है इसके द्वारा वायुयान और जो मोटर सॉफ्ट होते हैं उनकी गति को मापा जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बाकी ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल को मेजर किया जाता है, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है और पायरोमीटर के द्वारा जो है वो हाई टेम्परेचर को मापा जाता है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि किस सिद्धांत के ऊपर जेट इंजन काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या फिर द्रव्यमान संरक्षण। तो एक जेट इंजन जो होता है ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है और जो आधुनिक विमान होते हैं उनमें जेट इंजन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रैखिक संवेग संरक्षण। और अगर बात की जाए जेट इंजन की खोज की, तो जेट इंजन की खोज जो है वो फ्रैंक विट्टल के द्वारा की गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो। ऑप्शंस हैं कि समान आवेग पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधकता पर या फिर समान विभव पर। तो यहाँ पे जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समान विभव पर अगर हो तो उनमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार जो विभव वी होता है वो धारा आई के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कौन सा राज्य जो है वो हीरे के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शंस दिए गए हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो भारत में हीरा जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है पन्ना और हीरे की खानें सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसके अलावा हमारे भारत देश में जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी जो है हीरे उत्पादित किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे भी जो है हीरे पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलने वाली कार का औसत वेग क्या होगा। यानी कि आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है कि 2 घंटे में अगर कोई कार 80 किलोमीटर चलती है तो उसका औसत वेग क्या होगा। तो इसका जो है एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है औसत वेग का, जो कि आपका होता है विस्थापन बटे समय, या फिर हम बोल सकते हैं औसत वेग बराबर d/t। तो यहाँ पे जो है बस हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। देखिए विस्थापन जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर, और टाइम जो है वो आपको 2 घंटे दिया हुआ है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। ये आपका हो जाएगा 80/2, यानी कि आपको मिल जाएगा ये 40 km/h। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे 15 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में आपका स्कोर कितना रहा है इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के समूह के बीच में भारत की पहली यात्री ट्रेन जो है वो चलाई गई थी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं हावड़ा और आसनसोल, मुंबई और वडोदरा, हावड़ा और चित्तरंजन या फिर बम्बई और ठाणे। तो यहाँ पे जो है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।